Vyas Science. So this is your next lecture, next day, that is day 47 of Mission UPSC 2027. इसमें हमारा टारगेट था चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस क्या थे? लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज आदिवासीज मुस्लिम्स दलित्स फेस मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आदिवासीज थे, मुस्लिम्स थे और इवन दलित्स ने मार्जिनलाइजेशन फेस किया. अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वेज, यानी कि किस किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन उन्होंने फेस किया है. ठीक है, सो आदिवासीज मुस्लिम्स एंड दलित फेस मार्जिनलाइजेशन इन मल्टीपल वेज. प्राइमरली ड्यू टू द हिस्टोरिकल रीजन की वजह से मार्जिनलाइजेशन फेस किया. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. ठीक है, देयर एक्सक्लूजन मैनिफेस्ट इन लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज. ठीक है, उनको जो एक्सक्लूड किया गया है सोसाइटी में, मैनिफेस्ट इन लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं हो पाना था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते थे, इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ. इवन पॉलिटिकली भी इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी. ठीक है, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन यानी कि जैसे वोटिंग राइट्स नहीं दी जा रही या फिर इलेक्शंस में खड़े होने का राइट नहीं दी जा रही. ऐसे तरीके की मार्जिनलाइजेशन इन लोगों को फेस करनी पड़ती थी, आदिवासीज, मुस्लिम्स एंड दलित्स. बिलो आर द की वेज इन विच दे एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन. अब थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, मतलब कि किस तरीके से इन्होंने मार्जिनलाइजेशन फेस किया. पहला रीज़न देख लेते हैं इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन. इकोनॉमिकली किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस किया है आदिवासीज़ ने, मुस्लिम्स ने एंड दलित्स ने. ठीक है, मैंने तीनों सेक्शंस अलग अलग बना के एक्सप्लेन किया कि आदिवासीज़ ने किस किस तरीके से किया. लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड्स ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि उन लोगों से लैंड छीन लिया गया, फॉरेस्ट छीन लिया गया, तो कहीं ना कहीं आदिवासी फॉरेस्ट से ही तो लाइवलीहुड, उनकी अर्निंग चलती थी. उनके पास पैसा कहाँ से आता था? यहीं से तो आता था. अब जब वही छीन लोगे तो उनके पास पैसा भी नहीं बचेगा. ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल लैंड्स थे उनके पास वो चले गए. क्यों? क्योंकि माइनिंग वगैरह हुई या डिफॉरेस्टेशन कर दिया या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको छोड़ना पड़ा. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई बिना प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से, कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी देखने को मिली. मतलब कहीं ना कहीं उनके पास इनकम सोर्स कम हो गया और कहीं ना कहीं पॉवर्टी में आ गए. तो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हुई. इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लो मनी के टर्म्स में बात हो रही है. इकोनॉमी. मुस्लिम्स को कैसे मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस विद लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस कैसे मिलती है उनको? गवर्नमेंट जॉब्स में इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में उतनी ज़्यादा जॉब कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, कैपिटल के लिए लोअर एक्सेस है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह. तो कहीं ना कहीं वो जॉब्स वगैरह नहीं अच्छी ले पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में काम नहीं कर पाएंगे. तो ऑफकोर्स ही बात है यार, पैसा नहीं आएगा तो यार ऑफकोर्स ही बात है कि इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं मार्जिनलाइज है. ठीक है, इसी तरह दलित्स को बहुत लो पेइंग जॉब दी जाती थी. मैनुअल जॉब्स, मतलब मैनुअल जॉब्स भी बोल सकते हैं. मैनुअल जॉब्स का मतलब हो गया कि मैन वाली जो चीज़ें होती है ना, जो हाथों से करी, लेबर वाली जो काम होते हैं, जैसे लो पेइंग जॉब्स आप कैसे कह लीजिए कि जैसे सफाई वगैरह का काम हो गया. ठीक है, चाहे रोड्स की हो, चाहे किसी के घर में हो, बर्तन मांजने का काम, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो मैनुअल हाथ से की जाए, ऐसी जॉब्स उनको मिलती थी. क्योंकि उनके हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड डिवीजन जो है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन दी जाती है कि आप लोगों को सिर्फ लो पेइंग जॉब मिल सकती है, या उनको कोई काम भी मिल रहा है तो लोग कम ही देते हैं क्योंकि वो दलित्स हैं. ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि हिस्टोरिकली से उनको कम पैसा मिल रहा है तो कम ही दिया जाएगा. तो इस तरीके की मार्जिनलाइजेशन इकोनॉमिकली हो ही जा रही है आदिवासी, मुस्लिम और दलित के साथ. वहीं हम बात करें सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है और एक्सक्लूजन कैसे हो रहा है, उनको किस तरीके से सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा है. पहले हम बात करें आदिवासीज़ की, तो आदिवासीज़ में यही है, उनको आदिवासीज़ को प्रिमिटिव देखा जाता है. ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि वो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का पार्ट ही नहीं है. हमारी डेवलपमेंट के लिए आदिवासीज़ को रोल ही नहीं है, आदिवासीज़ कुछ नहीं कर सकते. इस तरीके की चीज़ें मानी जाती हैं. उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया लिटरेसी को लेके, हेल्थ केयर को लेकर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती. तो कहीं ना कहीं सोशली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. इसी तरह मुस्लिम्स को क्या होता है, स्टीरियोटाइप बहुत लोग बना लेते हैं. फेस रिलीजियस स्टीरियोटाइप और इवन कम्युनल वायलेंस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होते हैं. कम्युनिटी को लेके वायलेंस, हिंदू मुस्लिम्स हो या कोई भी लोग हो. गेटोइज्ड लोकेलिटीज़ हमने कल पढ़ी थी कि उनको कम्युनिटी बेस्ड रहना पड़ता है क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दूसरी जगह पे. एक हमने एग्जांपल भी देखा था आई थिंक 7th क्लास की बुक में कि लैंडलॉर्ड्स थे, एक मुस्लिम्स लेने आए थे ना घर, उनको घर नहीं दिया था जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन मुस्लिम्स है. तो ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है. दलित्स के लिए तो हमने वैसे ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है. तो वही है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें अनटचेबिलिटी को लेकर रूरल एरियाज़ में काफ़ी बिलीव करते थे, सोशल बॉयकॉट करना, वायलेंस करना. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चलती रहती थी. ठीक है, ये तो हुआ हमारा दूसरा वाला. तीसरा हमारे पास है सोशल के बाद एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस, कि एजुकेशन में भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था. जैसे हम बात करें
आदिवासीज़ की, तो आदिवासीज़ को किस तरीके से फेस करना पड़ता है, जैसे लिटरेसी रेट आप देखेंगे आदिवासीज़ का बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ स्कूल्स नहीं होते ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। ट्राइबल एरिया में स्कूल्स ना होने की वजह से वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है। कल्चरल एलिनेशन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, कल्चर से भी उनको थोड़ा कल्चर वगैरह पे भी दूर अलग रखा जाता है ना, तो उस तरीके की आप देखेंगे एजुकेशनल डिसएडवांटेज इन लोगों को मिलता है। मुस्लिम्स को वही है, सेम लोअर लिटरेसी है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गर्ल्स को जल्दी ड्रॉप आउट किया जाता है। बुक में आप चेक करेंगे तो डेटा भी दिया था, ठीक है। तो पुअर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उनका हायर एजुकेशन में। दलित्स को कैसे फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ स्कूल्स में, इवन उनको अलग बोला जाता है, सेपरेटली बैठो, ठीक है। रोल मॉडल्स की तरह के उनको रोल मॉडल्स वगैरह की चीज़ें नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। लैक ऑफ रोल मॉडल्स बोल सकते हैं आप। सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, ठीक है। लोग उनको रोल मॉडल की तरह नहीं देखते ना दलित्स को, या फिर आप कह सकते हैं सोशल मोबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्रेस रुक रही है, किसी ना किसी वजह से उनकी एजुकेशन रुक रही है, जस्ट बिकॉज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। उनको रोल मॉडल की तरह नहीं देखा जाता, यहाँ पे ये मतलब है। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे, पॉलिटिकली भी आप देखेंगे तो आदिवासीज़ मुस्लिम दलित का इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन है नहीं। जैसे कि आदिवासीज़ में अगर हम बात करें कि उनके पास उनके लिए रिजर्व सीट्स तो हैं, बट मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो होती है कहीं ना कहीं उनके इशूज़ को नहीं ध्यान देती है। वायलेशन होता है उनकी लैंड राइट्स आज भी हैं, डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन होने के बाद भी उनकी लैंड राइट्स देखा जाए तो वायलेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको रिप्रेजेंटेशन दी नहीं जा रही, क्योंकि मेजॉरिटी में आ ही नहीं रही है वो। मुस्लिम्स को कैसे है कि लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑफन इनको कैसे यूज़ करते हैं एज अ वोट बैंक विदाउट एड्रेसिंग रियल इशूज़, मतलब ऐसे मान लेते हैं ठीक है कि ये लोग भी हैं, बट उनके रियल इशूज़ को टैकल नहीं करते, हैंडल नहीं करते। दलित्स के साथ भी ये होता है कि ऑल्दो कि कुछ पॉलिटिकल पोजीशन दलित, मतलब मीना वगैरह जो होते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली मीना, बट कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, कुछ पॉलिटिकल पोजीशंस मिल जाती है आजकल दलित्स को क्योंकि रिजर्वेशन है, बट फिर भी कुछ ना कुछ लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिसकी वजह से उनकी पावर कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। दलित लीडर्स फेस ऑफ वायलेंस व्हेन चैलेंजिंग अपर कास्ट डोमिनेंस, ठीक है। जब अपर कास्ट उनको ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दलित लीडर्स को भी वायलेंस फेस करना पड़ता है। देन एजुकेशन में, और उसके बाद हमारे पास आगे वायलेंस और ह्यूमन राइट वायलेशंस, ह्यूमन राइट वायलेट करना, वायलेंस होना उनके साथ, आदिवासीज़ के साथ कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। स्टेट पॉलिसीज़ ऐसी आ रही है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के चक्कर में उनको अपना फॉरेस्ट कट रहे हैं तो डिस्प्लेस हो रहे हैं, आर्म कन्फ्लिक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रही है। मुस्लिम्स के साथ भी यही है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्शिप की प्लेस को लेके, बिजनेस को लेके भी चीज़ें टारगेट की जाती है। दलित्स के साथ भी हो रहा है, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो गया, जैसे लिंचिंग हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, सोशल बॉयकॉट्स हो गया, तो इस तरीके के साथ वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशंस इनके साथ हो रही है। जस्टिस नहीं मिलना इनको, आदिवासीज़ को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है जस्टिस के लिए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उनको कि हमारे पास क्या लीगल राइट्स है, क्या है। लैंड डिस्प्यूट्स भी उनके कहीं ना कहीं अनरिजॉल्व रह जाते हैं। मुस्लिम्स के साथ भी यही है कि अनफेयरली टारगेटेड अंडर सिक्योरिटी लॉज एंड फेस डिलेज इन जस्टिस फॉर कम्युनल वायलेंस केसेस के अंदर तो उनको जस्टिस ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। दलित्स के साथ भी यही है कि कुछ लीगल प्रोविजंस है SC/ST, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, हमने पढ़ा भी था, ये सब है, बट उसके बाद भी हमेशा एक्ट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आज भी बहुत सारे क्राइम्स आप ऐसे देखेंगे जो दलित्स के लिए आते हैं कहीं ना कहीं। अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक दलित लड़की थी, उन्होंने आई थिंक एग्ज़ाम में हाँ एग्ज़ाम चल रहा था, उन्होंने बीच में सैनिटरी पैड मांगा था, तो और वो दलित फैमिली से थी ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दी गई कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे मांग सकते हैं, इस तरीके की। तो कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें होती है। मैनी क्राइम्स अगेंस्ट दलित को अनरिपोर्टेड, आज आधे से ज़्यादा न्यूज़ तो ऐसी जो अनरिपोर्टेड होती है, दिखाते भी नहीं है। हेल्थ को लेके उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि आदिवासीज़ को क्या है, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, रिमोट एरियाज़ में आपको पता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ केयर के टर्म्स में प्रॉब्लम होती है। माल न्यूट्रिशन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसा होता है नरिश्ड नहीं है। डिसीज़ लाइक सिकल सेल अनीमिया वगैरह उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को इतना न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। मुस्लिम्स के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है इनको हेल्थ केयर वगैरह मिलने में, ठीक है, और इवन उन पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ सैनिटेशन वगैरह अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दलित्स को भी करनी पड़ती है कि उनको एंट्री डिनाई कर दी जाती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, आज भी ऐसे रूरल एरियाज़ में कि आप लोअर कास्ट के हैं तो आप हमारे इस हॉस्पिटल में नहीं एंटर कर सकते। तो आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा दिखेगी, माल न्यूट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा दिखेगा, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, एजुकेशन भी नहीं मिलती, इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज हो रहे हैं, सोशली भी किए जा रहे हैं, तो ये वायलेंस हो रहा है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं इन तरीक़ों से आदिवासीज़, मुस्लिम्स और दलित्स कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रहे हैं इन हिस्टोरिकल इंजस्टिस एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। एड्रेसिंग दीज इशूज़ रिक्वायर पॉलिसी इंटरवेंशन। इन इश्यूज़ को जब हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए।
ठीक है। इन इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज़ लानी चाहिए, लीगल प्रोटेक्शंस होने चाहिए, कुछ एजुकेशन अवेयरनेस रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सो दैट हर कुछ तरीके से हो सके। ठीक है, समझ आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वाई सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर ट्रीटेड एज मार्जिनलाइज। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सेम है, बट क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों आज भी कुछ लोगों को मार्जिनलाइज ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है ये नहीं पूछ रहा हम, क्यों आज भी लोगों को मार्जिनलाइज ट्रीट किया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल आर ट्रीटेड एज मार्जिनलाइज, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होने की वजह से, या सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से। मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है? जब इन ग्रुप्स को पुश किया जाता है टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू लिमिटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। देखिए मार्जिनलाइजेशन हम कह सकते हैं जब कुछ सर्टेन ग्रुप्स को या इन ग्रुप्स को जो हम बात करें मुस्लिम्स, आदिवासी, दलित्स को, उनको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वगैरह का लिमिट कर देना कि आपके पास आप हर चीज़ नहीं ले सकते सोसाइटी का। ठीक है, पूरी सोसाइटी में उनको हर चीज़ का पार्ट नहीं दे रहे हो, पॉलिटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रहे हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लिमिट लगाना हम कह सकते हैं मार्जिनलाइज है। ठीक है, बिलो आर द की रीजन्स कि क्यों मार्जिनलाइजेशन आज भी इन लोगों के साथ होता है। देखिए कुछ हिस्टोरिकल ऑपरेशन, कुछ हिस्टोरिकल रीजन से, कुछ सोशल हायरार्कीज़ की वजह से, कि बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जैसे दलित्स, आदिवासी और इवन लोअर कास्ट ग्रुप्स, सेंचुरीज से सोशल एक्सक्लूजन उनको फेस करना पड़ रहा है, तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं। So many marginalized community such as Dalit, Adivasis and lower caste groups have faced centuries of social exclusion. Social exclusion face कर रहे हैं क्यों? क्योंकि hierarchical situations, structures like caste, race और ethnicity। ठीक है, कुछ जो structures चल रहे हैं पिछले टाइम से, हायरार्की बन रखी है जो कि कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होना, रेस बेसिस पे, वो चीज़ें आज भी चल रही हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड फ्यूडल सिस्टम रीइंफोर्स डिस्क्रिमिनेशन। जब से कॉलोनियल पॉलिसीज़ आई, ब्रिटिशर्स आए और फ्यूडल सिस्टम्स आए जब, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे भी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा, एजुकेशन पे एक्सेस कम हो गया, ठीक है, कुछ लोगों का लैंड पे एक्सेस कम हो गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, एग्जांपल मुस्लिम, सिख्स, इंडिजिनस पीपल ऑफन फेस एक्सक्लूजन ड्यू टू हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजुडिस। कि कुछ रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, कुछ एथनिकली माइनॉरिटीज़ हो रही है मुस्लिम, सिख्स, इंडिजिनस पीपल के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ रहा है उस वजह से भी, और जो लोगों के माइंड में प्रेजुडिस वगैरह बन रहा है उस वजह से भी क्या हो रहा है, उनको एक्सक्लूजन फेस करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है पूरी तरीके से, तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर ऑफन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी साइकिल्स में फंस जाते हैं क्योंकि उनको वेजेस कम मिल रही है। ठीक है, उनके पास लैंड ओनरशिप नहीं है, कहीं ना कहीं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम उनके लेबर ऑफन एक्सप्लॉइट देयर लेबर विदाउट इंश्योरिंग फेयर वेजेस, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोअर कास्ट में अगर लोग कम वेजेस में रख लेते हैं, फेयर वेजेस नहीं देते बल्कि लो वेजेस में उनको रख लेते हैं, ये सोच के कि ठीक है लोग तो कर लेंगे, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे दलित्स की अगर हम बात करें, मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम कराते हैं जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, गिर गए मर गए तो मर गए। आदिवासीज़ को माइनिंग में जैसे कराया जाता है, मुस्लिम्स को इवन इनफॉर्मल लेबल दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट समटाइम डिस्प्लेस इंडिजिनियस एंड पुअर कम्युनिटीज़ विदाउट प्रॉपर रिहेबिलेशन। की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं कहीं ना कहीं उस वजह से भी ये जो इंडिजिनस और पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, बिना उनको कोई रिहेबिलेशन दिए उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ सोशल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जैसे कास्ट को लेकर, रेसिज्म को लेकर, रिलीजियस बायस होता है, कहीं ना कहीं उससे स्टीरियोटाइप बन जाता है लोगों के दिमाग में, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है मीडिया के अंदर, लिटरेचर के अंदर, तो कहीं ना कहीं उससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नेगेटिव नैरेटिव्स आ रहे हैं। इवन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विद इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, फर्दर वर्सन्स देयर स्टेटस। एग्जाम्पल दलित वुमेन फोर्सिंग बोथ कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर। मान लीजिए आदिवासी, दलित या फिर मान लीजिए मुस्लिम्स के अंदर ही जेंडर बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन जैसे गर्ल्स के साथ ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे उनका और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पॉलिटिकली एक्सक्लूड करना, उनको पावर बैलेंस नहीं करवाना। ठीक है, पावर एक तरीके से एक किसी लोगों को ज़्यादा दे रखे हो, किसी को कम, तो लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को फ्रॉम हैविंग अ वॉइस इन पॉलिसी मेकिंग। इवन व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेटेड, पॉलिटिकल एलाइट्स ऑफन ट्रीट देम एज अ वोट बैंक। इवन उनको अगर इलेक्शंस में खड़े भी हो गए, इवन वो रिप्रेजेंट भी हो गए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एलाइट्स उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो वोट बैंक है। ठीक है, रादर देन उनके रियल इशूज़ को हैंडल करना। कुछ केसेस में तो ऐसा है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतने बायस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए जस्टिस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, शुरू से हिस्टोरिकली डिनाइल करा जाता है एजुकेशन इन लोगों को। ठीक है, इस मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पीपल को, सोसाइटी को। कास्ट रिस्ट्रिक्शंस है एंशिएंट इंडिया में कि स्कूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए ट्राइबल एरियाज़ में। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रुप्स क्या इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज रहे हैं। इवन हम आज भी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इन सेक्शंस में, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है स्कूल्स में, और इवन इंक्लूसिव करिकुलम भी नहीं है।
ठीक है। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। कल्चरल एलिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको एजुकेशन से दूर रहना पड़ता है, उनकी लैंग्वेजेस उनको समझ नहीं आती है। सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल बायस। सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल्ड हो रहा है कि जुडिशरी के टर्म्स में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ का, जुडिशरी, पुलिस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए बहुत मुश्किल बना देता है हर तरीके से कि वो प्रोग्रेस कर पाए। हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कम्युनल वायलेंसेस बढ़ रहे हैं, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फिर भी उनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। तो उससे इंस्टीट्यूशनल बायसनेस आ रही है कि कानून भी नहीं ध्यान दे रहा है इन चीज़ों पे। पुलिस मेंट फॉर अपलिफ्टमेंट, एग्जांपल रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शंस फेस रेजिस्टेंस, कि पुलिस का पॉलिसीज़ जो हैं, काम है कि भाई ऐसी पॉलिसीज़ लाओ, रिजर्वेशन जैसी, अफर्मेटिव एक्शंस लाओ, बट कहीं ना कहीं उसमें भी नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं और मार्जिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है। जोग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स मिल रहे हैं कि बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी आज भी है कि रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आज भी बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है। हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, जो ट्राइबल बेल्ट, स्लम पीपल और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में रहते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स ऑफन नेग्लेक्ट दीज एरियाज। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स क्या कहते हैं, इन एरियाज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, कि इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फैलती रहती है। समझ आ रही है आपको ये चीज़ें? सो जो हमने पहले आंसर में पढ़ा उसी से कुछ सेम पॉइंट सिमिलर लाइन में बनेंगे, बट लिखने का तरीका बदल जाएगा, तो वही सेकंड पॉइंट का आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि मार्जिनलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉवर्टी बट इट ऑल्सो अबाउट पावर डायनामिक्स। कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ गरीबी, बल्कि पावर किस तरीके से यूज़ हो रही है, सोशल प्रेजुडिस क्या है, सिस्टमेटिकली कैसे एक्सक्लूड किया जा रहा है। एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस करना, उसके लिए एक पॉलिसी चेंजेस ज़रूरी है, लीगल प्रोटेक्शंस, एफर्मेटिव एक्शंस चाहिए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, एंड इवन सोशल अवेयरनेस चाहिए टू इंश्योर एन इंक्लूसिव सोसाइटी जहाँ पे हर किसी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। समझ आ रहा है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आदिवासीज माइग्रेटेड टू मॉरिशस, कैरिबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। हमने बुक में पढ़ा था ना कि आदिवासीज माइग्रेट हुए हैं बाहर, मॉरिशस, कैरिबियन और इवन ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर ऐसा क्यों है कि मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया ही गए हैं? मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे इतना मतलब ऐसा दिखा है कि यहाँ पे गए हैं? ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, देख लेते हैं। आदिवासीज ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया माइग्रेटेड टू मॉरिशस, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था कि ये लोग मॉरिशस वगैरह चले गए थे, मॉरिशस, कैरिबियन वगैरह माइग्रेट हुए थे, स्पेशली ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि देयर माइग्रेशन वॉज लार्जली इनवॉलेंट्री। ठीक है, देखिए वॉलेंट्री होता है जब हम जान पूछ के कुछ करें, अपनी मर्जी से करें, बट इनवॉलेंट्री हो गया जब फोर्सफुली आप कह सकते हैं। एंड अकॉर्ड अंडर एक्सप्लॉयटेशन लेबर सिस्टम सच एज इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। देखिए ऐसा हुआ था कि फोर्सफुली उनको माइग्रेट होना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के रूल चल रहे थे, बहुत ही फोर्सफुली लॉ वगैरह आई थी, उन पर इम्पोज किया जाता था। इस वजह से क्या हुआ था कि ये लोग छोड़ के चले गए थे और बाहर चले गए थे। पहला देख लेते हैं इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, जो कि 1834 से 1920 के बीच में चला। इसमें क्या हुआ था, जब स्लेवरी अबॉलिश हुआ था, स्लेवरी सिस्टम होता था ना पहले, स्लेव की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। जब स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश हुआ 1833 में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश और अदर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को क्या दिए थे, उनको चाहिए थे सस्ते लेबर। क्योंकि पहले तो देखो स्लेवरी होती थी, स्लेव की तरह मारा जाता था, स्लेव की तरह उनसे काम कराए जाते थे इंडियन से। फिर जब स्लेवरी अबॉलिश हुआ 1833 के अंदर, तो 1834 में ब्रिटिशर्स को नीड थी यार कोई सस्ते लेबर चाहिए जो प्लांटेशन करे, कहाँ पे, मॉरिशस में या कैरिबियन में, ठीक है, और इवन सुरीनेम में इसके अंदर ही है, फिजी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगहों पे इनको चाहिए थे, किनको, ब्रिटिशर्स को चाहिए थे सस्ते लेबर। ठीक है, मैनी आदिवासीज पर्टिकुलरली, अब बहुत सारे आदिवासीज थे जैसे झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से, फोर्सिबली उनको रिक्रूट किया गया, या आप बोल सकते हैं उनको फॉल्स प्रोमिस के साथ कि हम अच्छा लाइफ, आपको अच्छी लाइफ देंगे, बहुत अच्छा पैसा देंगे, आप लोग हमारे पास आ जाओ, बाहर आ जाओ, मॉरिशस वगैरह में आ जाओ। सो देवर कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क, पर उनको कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया, 5 से 10 साल तक आपको काम करना है। एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में उनको काम कराया जाता था, शुगर, टी और इवन रबर प्लांटेशंस के लिए शुगर प्लांटेशन करवाया जाता था, टी प्लांटेशन बहुत कराते थे, रबर प्लांटेशन, तो उनको बहुत ही हार्श कंडीशन पे काम कराया, फॉल्स प्रोमिसेस बनाए गए। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम जो आया। फिर कोऑर्शन और एक्सप्लॉयटेशन, कहीं ना कहीं उनको फोर्सफुली एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी बुलाया गया कि मैनी आदिवासी माइग्रेट नहीं होना चाहते थे, बट उनको धोखे से या फिर किडनैप करके लेबर या फिर फोर्स किया गया लेबर को अंडर द गिरमिट सिस्टम। गिरमिट सिस्टम वही है इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया उनके साथ ज़बरदस्ती। तो गिरमिट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, गिरमिट सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें फेक करी, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। रिक्रूटर्स जो मिडल मैन होते हैं ना, उन्होंने उनको मिसलीड किया कि उनको अच्छी वेजेस देंगे, कंडीशंस देंगे, और जैसे ही वो फॉरेन लैंड पहुँचे उनको लो पेइंग जॉब मिल गई,
ठीक है, बहुत ही गंदे से काम करवाने लगे, ग्रूलिंग वर्क, कोई इजी वे बैक नहीं, भागने का तरीका नहीं, काम करना ही पड़ेगा। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि ब्रिटिश को एक्सपैंड होना था कॉलोनियल प्रोजेक्ट से, इस वजह से भी बुलाया गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्राइबल लेबल यूज़ किए, सिर्फ प्लांटेशंस के लिए नहीं बल्कि और भी चीज़ों के लिए उन्होंने यूज़ किया, जैसे कि रेलवे के लिए, माइनिंग के लिए, इवन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में उस टाइम चल रहे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए भी बुलाए गए। कुछ आदिवासीज को तो इवन वर सेंट एज लेबलर्स टू वर्क इन माइंस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो माइंस थी उसके लिए काम करने के लिए भेज दिया गया आदिवासीज को कुछ तो, ठीक है। बहुत सारी तरीके से इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई। और इवन ये भी था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लैंड एलिनेशन हो गया था, ब्रिटिशर्स ने लैंड ले लिया था आदिवासीज का। सो ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासीज फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैंड्स, ठीक है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे, जिसके बाद डोटवाली और आपका मालवाड़ी सिस्टम भी आया था, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उनको, इस तरीके से उनका लैंड ले लिया कि उनको मजबूरन बाहर भी जाना पड़ा कि ठीक है यार, वो लोग हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो चले जाते हैं, अब यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है नहीं। पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं उनको फोर्स करे कि यार ठीक है, माइग्रेट हो जाते, हो सकते हैं हमें अच्छा काम मिल जाए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन आदिवासीज कम्युनिटीज़, कि जो आदिवासीज थे मॉरिशस में, कैरिबियन में और इवन फिजी में, हैव रिटेन सम एलिमेंट्स ऑफ देयर कल्चर, कि उनको ऐसा लगा कुछ कल्चर वगैरह वहाँ पे होगा अपना, अपने जैसा, है ना। बट ओवर जनरेशन देखा जाए तो मैनी एसिमिलेटेड इनटू ब्रॉडर इंडियन और लोकल कम्युनिटीज़, एंड सम ग्रुप्स हैव लॉस्ट देयर ट्राइबल लैंग्वेजेस, की कुछ ग्रुप्स तो ऐसे थे अपनी लैंग्वेजेस ही भूल गए, कस्टम्स ही भूल गए, क्योंकि उनको वहाँ पे फोर्स किया गया ना कि अब उनके जैसे हो, उनकी सब चीज़ें भूल जाओ, इस तरीके से उनके हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स इतने रहे जो भूल नहीं सकते। बट देयर आर एफर्ट्स टू रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दीज रीजन्स, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन रीजन्स में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बाहर की कंट्रीज़ में। सो कंक्लूजन में यही है, द माइग्रेशन ऑफ आदिवासीज टू मॉरिशस, कैरिबियन एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल लेवल एक्सप्लॉयटेशन, वाइल दे प्लेड अ क्रूशल रोल इन द इकोनॉमीज ऑफ दीज रीजन्स, दे फेस्ड हार्श वर्किंग कंडीशंस। हालांकि उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा रोल प्ले किया, बट कहीं ना कहीं उनको खुद को बहुत हार्श कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ी। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट उनका हो गया, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ। टुडे दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, बट मेनी स्टिल स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिटी इन देयर अडॉप्टेड लैंड, कि आज भी कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं उनकी आइडेंटिटी को लेके, कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, उन्हें खुद को भी नहीं पता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड्स। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको ये सेफ गार्ड्स दिए गए हैं। यार देने तो चाहिए, जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, सेफ गार्ड देंगे, सिंपल सी बात तो यही है। तो वही चीज़ लिखनी है कि माइनॉरिटी ग्रुप जैसे आदिवासीज हो, दलित्स हो, इवन मुस्लिम्स हो, उनके साथ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल और इवन लीगल एंड इवन पॉलिसी सेफ गार्ड दिए गए हैं, सो दैट उनकी राइट्स, उनकी डिग्निटी और उनका सोशो इकोनॉमिक वेलबींग भी क्या हो, सेफ गार्ड हो, प्रोटेक्ट हुए। द नीड फॉर दीज सेफ गार्ड्स अराइजेज ड्यू टू हिस्टोरिकल इंजस्टिस, कि नीड क्या है इन सेफ गार्ड्स की, इन सेफ गार्ड्स की जो नीड है वो यही है क्योंकि जो उनको हिस्टोरिकली इंजस्टिस हमने देखा कि कितने उनको स्ट्रगल करना पड़ा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन उनको जो फेस करना पड़ा, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको सेफ गार्ड्स मिले, ठीक है। अब जो हमने वो पहले और दूसरे आंसर में देखे ना, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, उसी को लेकर हमें बताना है कि इसलिए ज़रूरी है कि इनको ये सेफ गार्ड, यही चीज़ लिखनी है। देख लेते हैं, जैसे पहला है हिस्टोरिकल इंजस्टिस एंड ऑपरेशन। हमने देखा था हिस्टोरिकल इंजस्टिस हो रही है कि दलित्स को फेस सेंचुरीज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी है, सोशल एक्सक्लूजन है, अंडर द वर्ना सिस्टम भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आदिवासीज को डिस्प्लेस कर दिया गया उनके ट्रेडिशनल लैंड से क्योंकि कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। मुस्लिम्स के साथ भी पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फेस करने पड़े, जैसे कम्युनल वायलेंस और हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो सेफ गार्ड इस तरीके से हो सकता है कि इनको हिस्टोरिक ये जो इनके साथ रॉन्ग हुआ है उनको इंश्योर करो कि लीगल प्रोटेक्शन मिले, रिजर्वेशन मिले और कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले, ठीक है। दूसरा सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो उनके साथ हुआ कि इन ग्रुप्स को एक्सेस नहीं मिला एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट, लैंड और इवन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आदिवासी और दलित्स में भी हाई पॉवर्टी रेट्स है, लो लिटरेसी और पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स है। मुस्लिम्स में भी अगर हम बात करें, जैसे सचर कमेटी हमने पढ़ा था ना, सचर कमेटी रिपोर्ट्स में भी ये लिखा है कि कहीं ना कहीं लोअर रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में और फॉर्मल सेक्टर में, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो इस तरीके के सेफ गार्ड्स आए कि एफर्मेटिव एक्शन आए, जैसे रिजर्वेशन दें, एजुकेशन आए, लेजिस्लेचर में इनका रोल हो, ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक गैप जो बन रहा है उसको कवर करने की कोशिश करें। डिस्क्रिमिनेशन और जो उनके साथ वायलेंस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करें, जैसे दलित्स को कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड वायलेंस फेस करना पड़ता है, लिंचिंग हमने पढ़ा, एट्रोसिटीज़ है ना, तो उसके लिए SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट भी आया था इन क्राइम्स के लिए। आदिवासीज़ के लिए क्या है, इनकाउंटर करना डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट की जा रही है, माइनिंग, डैम प्रोजेक्ट्स और डिफॉरेस्टेशन के लिए उनको देखा जाए तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट आया, पेसा एक्ट, जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, कि पंचायत को शेड्यूल एरियाज में भी लगा दो सो दैट उनकी लैंड राइट्स प्रोटेक्ट कर सके। पता है ना आपको, पंचायत में उनका काम होता है लैंड रिकॉर्ड वगैरह करना, तो इस चीज़ के लिए पेसा एक्ट आया आदिवासीज़ के एरियाज़ में।
मुस्लिम्स के लिए भी, मुस्लिम्स वल्नरेबल है, कम्युनल वायलेंस उनके साथ होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और पब्लिक स्पेसेस में। लीगल सेफ गार्ड इंश्योर करना इन ग्रुप्स को कि उनके पास इक्वल प्रोटेक्शन हो इन अंडर द लॉ एंड जस्टिस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन की दलित्स और आदिवासीज के पास रिजर्व सीट्स तो है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज हो कि ये इंश्योर करने के लिए उनकी वॉइसेस भी सुनी जाए। माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स के पास भी कुछ स्कीम्स होनी चाहिए ऐसी उनके लिए लाओ, जिससे कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और लीडरशिप मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए भी बढ़े। बिना रिप्रेजेंटेशन के ये इशू नहीं इग्नोर होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। जितने भी आदिवासी, दलित और इवन मुस्लिम्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाना पॉलिटिकली ज़रूरी है। कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, कि उनको लैंग्वेज वगैरह जो बैरियर बन रहे हैं वो ना हो। आदिवासी की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि एसिमिलेशन और लॉस की उनको ऐसा ना हो कि उनके लैंग्वेजेस वो छोड़नी पड़े, उनको अपने ट्रेडिशंस छोड़ने पड़े। तो आर्टिकल 29 और 30 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी की, कि उनके कल्चर को और इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम प्रोटेक्ट करें और उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करें। ठीक है। सेफ गार्ड्स ये इंश्योर करें दैट कल्चरल डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही हो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कि कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो रही हो हमारी इस सोसाइटी के अंदर। ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे एक्शंस लो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन देना, चाहे SC ST OBC कोटा इंश्योर करना कि हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज ग्रुप हुए उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। स्कॉलरशिप वगैरह हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए, इकोनॉमिक असिस्टेंस आए, तो कहीं ना कहीं वो एक बराबर में खड़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल लोगों के साथ। बिना इन मेजर्स के अगर हम ये मेजर्स नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आज भी डिसएडवांटेज रहेंगे ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है। सो सेफ गार्ड्स आर नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप। ज़रूरी है कि ऐसे सेफ गार्ड्स मिले जिससे कि हम अब बोल सकें कि यार हाँ, जस्टिस भी मिल रही है, इक्वालिटी भी मिल रही है, और जो सोशल इंक्लूजन मिले मार्जिनलाइज ग्रुप को, जो उनके साथ एक्सक्लूजन था, सोशल एक्सक्लूजन, वो उनको फील ना हो। दीज प्रोविजंस आर नॉट प्रिविलेजेस, ये प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि प्रिविलेजेस है, बट दे आर करेक्टिव मेजर्स की जो लाए जा सकते हैं टू ब्रिंग दैम एट पार विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हर कोई बराबर फेस पे आ जाए। विदाउट दैम अगर ये नहीं होगा, द इनइक्वालिटीज ऑफ द पास्ट वुड कंटिन्यू। अगर ये नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये बात इनइक्वालिटी रहेगी, कहीं ना कहीं रियल डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं वो रहेगा नहीं, और सोशल हार्मनी भी नहीं रहेगी। सो फाइनल थॉट में मैं यही बोलूँगी, इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट, कि अगर हम माइनॉरिटीज़ को भी अगर राइट्स मतलब इंक्लूड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस माइनॉरिटीज़ को भी राइट मिलेगी, तो उससे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होएगी और सोशल फैब्रिक इंप्रूव होएगा, सोशल फैब्रिक आएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ये जो वर्ड्स है ना इसका ध्यान रखिएगा, सोशल फैब्रिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियाज़ डेमोक्रेसी, ऐसे वर्ड्स हैं जो आप आंसर्स को अच्छा बना सकते हैं आपके। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, डे 48 आपका जो रहेगा, जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर ही करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।